Assalamualaikum learners, welcome to another video tutorial, and today we are going to discuss about the transporter proteins. As you know, each and every cell in a human body is surrounded by a specific type of the envelope called cell membrane. This cell membrane is a specific type of the structure and comprises on a different types of the proteins, in which one protein is called transporter proteins. Okay. First यहाँ पे हम देखते हैं कि transporter proteins की definition क्या है. What are the transporter proteins? Transporter proteins are the specific type of the proteins that are part of the cell membrane that perform specific type of the function. Basically, they transport a different type of the substances across the cell membrane. They transport different types of the substances Okay, what is cell membrane? Cell membrane is a very specific type of the border between the extracellular environment and the intracellular environment. अब टेक्स्ट बुक में different टेक्स्ट बुक में पढ़ते हैं कि cell membrane is a selectively permeable membrane. What it means? Selectively permeable. Selectively permeable means कि cell membrane कुछ खास किस्म के chemicals है जिनको अलाउ करती है, जिनको परमिट करती है कि वो अक्रॉस द मेम्ब्रेन मूव कर सकते हैं, इनसाइड टू द आउटसाइड द सेल एंड फ्रॉम द आउटसाइड टू द इनसाइड द सेल. लेकिन ज्यादातर सब्सटेंसेस ऐसे हैं जिनको सेल मेम्ब्रेन जो है वो अक्रॉस द मेम्ब्रेन मूव करने के लिए अलाउ नहीं करती है. वो कौन से सब्सटेंसेस हैं या वो कौन से फैक्टर हैं जो कि परमेबिलिटी ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन पर अफेक्ट करते हैं? सबसे पहले हम ये देखेंगे फैक्टर्स that affect the permeability of the membrane. Okay, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज की बनी होती है? यहाँ पे आपके सामने एक स्ट्रक्चर बना हुआ है. ओके, ये बेसिकली सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है और ये सेल के जो आपको ब्लैक कलर का जो स्ट्रक्चर नजर आया ये सेल मेम्ब्रेन है और इसी स्ट्रक्चर को मैंने जूम इन करके यहाँ पे दिखाया हुआ है. सेल मेम्ब्रेन के मतलब जो है दो किस्म की थ्योरीज हैं. एक है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल और सेकंड है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल. बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर मैंने यहाँ ड्रा किया ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है और ज्यादातर साइंटिस्ट जो है वो इसी स्ट्रक्चर को जो है सजेस्ट करते हैं. अब ये जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल आपको नजर आ रहा है, ये अगर आप देखें इसकी जो कंपोजिशन है, कौन सी चीजें कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, तो यहाँ पे आपको एक जो स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं ये ग्रीन और ब्लैक कलर में, ये फास्फोलाइपिड. तो सेल मेम्ब्रेन जिन चीजों की बनी हुई है, सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ फास्फोलिपिड. और फास्फोलिपिड कैसे अरेंज है इन बायलेयर फैशन, यानी यहाँ पे दो लेयर्स बन रही हैं फ्रॉम जो कि एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स की तरफ है और ये जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड की तरफ है. ओके, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं आउटसाइड द सेल और ये फॉर एग्जांपल है इनसाइड द सेल. तो दूसरा जो चीज इसमें एक मेजर पार्ट है वो है प्रोटीन्स का, यानी सेल मेम्ब्रेन फास्फोलिपिड और प्रोटीन्स की बनी हुई है और मोर और लेस 60 to 70% जो है फास्फोलिपिड्स होते हैं और इसी तरह 30 to 40% जो है प्रोटीन्स है सेल मेम्ब्रेन में. इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें जैसे ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, कुछ कार्बोहाइड्रेट हो सकते हैं, स्टीरोल्स हैं जो कि स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन वो हमारा कंसर्न नहीं है. हम सिर्फ दो चीजों पे बहस करें जो कि ज्यादा मेजर कंट्रीब्यूट करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं. वो कौन सी चीजें हैं? फास्फोलिपिड एंड द प्रोटीन्स. ओके, यहाँ पे हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और कौन से फैक्टर्स हम देखने जा रहे हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं परमेबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन में. नंबर 1 कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. ये फिजिकल फैक्टर है, एक जनरल फैक्टर है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब है बेसिकली इर्तिकाज क्या है, यानी सोल्यूट की कंसंट्रेशन अक्रॉस द मेम्ब्रेन है क्या,
अगर अगर तो सोल्यूट कंसंट्रेशन इधर ज्यादा है, फॉर एग्जांपल इधर ग्लूकोज मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा पड़े हुए हैं और इनसाइड द सेल कोई ग्लूकोज मॉलिक्यूल मौजूद नहीं है, तो ऑब्वियसली ग्लूकोज इधर आउटसाइड से इनसाइड आना चाहेगा, क्योंकि उसका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, उसकी ढाल उस तरफ है। तो ये इनसाइड अगर कोई ग्लूकोज मॉलिक्यूल मौजूद भी होगा तो वो बाहर नहीं आ सकेगा, तो इनसाइड ये परमिएबल नहीं है ग्लूकोज के लिए। हाउएवर बाइट साइड से ये आउटसाइड टू इनसाइड ये परमिएबिलिटी प्रोवाइड करेगी ताकि ग्लूकोज मॉलिक्यूल अंदर को मूव करें। एक चीज। नंबर 2, इलेक्ट्रोस्टैटिक ग्रेडियंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक ग्रेडियंट का मतलब यह है कि सेल मेम्ब्रेन की किसी एक तरफ किसी खास किस्म का जो चार्ज है उसकी बहुतात है। फॉर एग्जांपल इधर आमतौर पे आप पढ़ते हैं कि सेल मेम्ब्रेन की आउटसाइड जो है या सेल मेम्ब्रेन जो आउटसाइड से वो पॉजिटिवली चार्ज होती है, जबकि इनसाइड जो है वो नेगेटिवली चार्ज होती है। इट मींस के बाहर की साइड पे जो है पॉजिटिवली चार्ज एलिमेंट्स या दूसरे जो चीजें हैं इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो बहुत ज्यादा होती है। तो लेट्स सपोज कि यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्जेस है। अगर यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्जेस हैं और अंदर क्या है, अंदर फॉर एग्जांपल नेगेटिव, बहुत सारे नेगेटिव चार्जेस हैं, ओके, तो इनसाइड देयर आर पोटेशियम, कुछ पॉजिटिव चार्जेस भी मौजूद हैं। तो ये जो पॉजिटिव चार्जेस है ये अक्रॉस द मेम्ब्रेन मूव नहीं कर सकेंगे, क्योंकि बाहर ऑलरेडी जो है पॉजिटिव चार्जेस का बहुत ही हाई फाई ग्रेडियंट मौजूद है। इस तरह के ग्रेडियंट यानी डिफरेंस ऑफ चार्ज को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक ग्रेडियंट कहते हैं। लिहाजा ये भी सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी का तयन करता है कि कौन से चार्जेस सेल मेम्ब्रेन की कौन सी साइड पे मूव करेंगे। फैक्टर अफेक्टिंग ऑन परमिएबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन में एक खास फैक्टर जो है वो पार्टिकल साइज है। पार्टिकल साइज का मतलब ये है कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर खास किस्म के पोर्स मौजूद हैं, मतलब ऐसा फिजिकल पोर्स नहीं है लेकिन ऐसे स्पेसेस मौजूद हैं जहां से सब्सटेंसेस अक्रॉस द मेम्ब्रेन मूव करते हैं। वो जो पोर्स हैं, अगर उन पोर्स की निस्बत पार्टिकल साइज किसी भी सब्सटेंस का ज्यादा बड़ा है तो ये एक फिजिकल फैक्टर है, वो पार्टिकल जो है क्रॉस द मेम्ब्रेन मूव नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल अक्रॉस द मेम्ब्रेन मूव नहीं कर सकते, लिहाजा ग्लूकोज मॉलिक्यूल को मूव करने के लिए अक्रॉस द मेम्ब्रेन स्पेसिफिक टाइप ऑफ द चैनल्स की जरूरत पड़ती है जिनकी मदद से वो डिफ्यूज होते हैं। ओके, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं, हम उसको डिटेल से पढ़ेंगे। तो अलबत्ता पार्टिकल साइज ऑफ द ग्लूकोज इज अ वेरी बिग एज कंपेयर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, एक और फैक्टर जो कि परमेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं वो है पोलैरिटी। पोलैरिटी जस्ट लाइक द इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। पोलैरिटी का मतलब है कि एनी स्पीशीज दैट हैव चार्ज, ओके, फॉर एग्जांपल सोडियम, पोटासियम, क्लोराइड आयंस, कैल्शियम आयंस, फॉस्फेट्स, देयर आर डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स जो कि पॉजिटिवली नेगेटिवली चार्ज्ड हैं और वो अक्रॉस द मेम्ब्रेन मूव नहीं कर सकते डायरेक्टली। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन उनके लिए सेलेक्टिव है, उन्हें अलाउ नहीं करती, लिहाजा उन्हें स्पेसिफिक टाइप के ट्रांसपोर्टर्स की जरूरत पड़ती है जिनकी मदद से वो अक्रॉस द मेम्ब्रेन मूव करेंगे। एक और बहुत अहम फैक्टर जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी का तयन करता है वो है सॉल्युबिलिटी। अब सॉल्युबिलिटी की भी मेजर जो फर्दर टू टाइप्स हैं, ओके, फॉर एग्जांपल द सब्सटेंसेस आर द फैट सॉल्युबल, whether the substances are the fat soluble or water soluble. As you know, plasma membrane made up of a specific type of the phospholipid. So if the substances are the fat soluble, they can cross easily plasma membrane. Okay, लेकिन अगर substances जो है water soluble substances हैं तो water soluble substances just like the glucose, again मैं glucose को कोड करूंगा कि अगर सब्सटेंसेस जो है वो वाटर सोल्युबल सब्सटेंसेस हैं तो वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएंगे। लिहाजा वाटर सोल्युबल सब्सटेंसेस को सेल मेम्ब्रेन क्रॉस करने के लिए स्पेसिफिक टाइप की ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स की जरूरत पड़ेगी, देन ये ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं, अदरवाइज ये ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकते। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि प्लाज्मा परमिएबिलिटी का तयन करते हैं। आपको नेक्स्ट टाइम जब भी आप अक्रॉस द मेम्ब्रेन कोई भी चीज पढ़ रहे हो तो आपने इन खास तौर पे इन फैक्टर्स को ध्यान में रख रहे हैं। अब हम देखते हैं सेलेक्टिवली परमिएबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन में
जो खास तौर पे रोल प्ले करने वाली प्रोटीन्स है। ओके, जैसे हमने पहले बात की कि सेल मेम्ब्रेन दो चीजों से बनी हुई है। नंबर 1 फास्फोलिपिड जो कि 60 to 70% है, एंड नंबर 2 प्रोटीन्स जो कि 30 to 40% कंट्रीब्यूट करती हैं। अब जो मेजर प्रोटीन्स सेल मेम्ब्रेन का पार्ट हैं, अब वो 5 टाइप्स की हैं, हम उनकी पहले बात करेंगे। अब जो 5 टाइप्स की प्रोटीन्स हैं, ये तमाम सेल मेम्ब्रेन पे होना जरूरी नहीं है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ दी सेल्स, और जो डिफरेंट टाइप्स के सेल्स हैं उनके न्यूक्लियस पे डिपेंड करता है कि वो कौन सी प्रोटीन्स को कोड करते हैं। वही प्रोटीन्स जो वो कोड करते हैं वो उसकी मेम्ब्रेन पर आकर लग जाएंगी, उसका पार्ट बन जाएंगी, और जो प्रोटीन्स मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो जाएंगी तो वही प्रोटीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पार्ट बन जाएंगी। ओके, अब हम देखते हैं कौन सी 5 टाइप्स की प्रोटीन्स हैं जो कि जनरली प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाई जाती है। उनमें खास तौर पे जो प्रोटीन है वो है एंजाइम। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ द एंजाइम्स जो कि सेल मेम्ब्रेन में मौजूद होती है। ओके, और यहाँ पे कई एग्जांपल दी जा सकती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक एग्जांपल में यहाँ पे लिख देता हूं, सोडियम पोटासियम एटीपेज। ये बेसिकली एक ट्रांसपोर्टर प्रोटीन भी है और ये एंजाइम्स के तौर पर भी रोल प्ले करती है। एक और अहम प्रोटीन जो कि सेल मेम्ब्रेन का पार्ट है वो है recognition protein. Recognition protein, there are different types of the proteins on different cells. ये सेल टू सेल कम्युनिकेशन में रोल प्ले करती हैं। बेसिकली ये आइडेंटिफाई करती हैं सेल्स को। ओके, तो ये recognition प्रोटीन। और सेकंड जो खास बात है इनकी कि मैमल्स में, वैसे ये आर्थ्रोपोड में मौजूद है, मोलस्क में मौजूद है, और बल्कि हायर जो फाइलम है उनमें ये मौजूद है। लोअर फाइलम या लोअर एनिमल सेल्स में ये मौजूद नहीं है रिकॉग्निशन प्रोटीन। और ये रिकॉग्निशन प्रोटीन खास तौर पे इनका जो रोल है, ये बैक्टीरियोसाइडल एक्टिविटी परफॉर्म करती हैं। यानी ये बैक्टीरिया को किल कर देती है। और सेकंड चीज, आप अगर इसकी एग्जांपल देना चाहते हैं, जैसे कि ब्लड ग्रुप की एग्जांपल्स हैं, ब्लड ग्रुप या ब्लड टाइप ए एंड बी। ओके, बेसिकली ये ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं या फिर इन्हें पेप्टिडोग्लाइकेन्स भी कहते हैं। तो रिकॉग्निशन प्रोटीन्स जो हैं वो सेल्स को स्पेसिफाइड बनाती हैं, और यहाँ जो मैंने एग्जांपल दिए वो ब्लड टाइप्स की हैं। जैसे रेड ब्लड सेल्स जो हैं उनके ऊपर डिफरेंट किस्म के ग्लाइकोप्रोटीन्स हो सकती हैं, जैसे कि ब्लड ग्रुप ए और ब्लड ग्रुप बी। ये बेसिकली ये खास किस्म के शुगर मॉलिक्यूल्स और अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन में मौजूद होते हैं, जिनकी बुनियाद पे हम ये तय करते हैं कि ये कौन से रेड ब्लड सेल्स हैं, या इस पर्सन का जिसका हमने ब्लड टेस्ट किया है वो कौन सा ब्लड ग्रुप है, ए है, बी है या ओ है। ओके, एक और अहम किस्म की प्रोटीन्स जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पार्ट है वो होती हैं, या मैं मेंशन करता हूं, लेट मी राइट हियर, सिग्नल ट्रांसडक्शन प्रोटीन, और सिग्नल ट्रांसडक्शन प्रोटीन्स को सिंपली आप रिसेप्टर प्रोटीन्स भी कह सकते हैं। ओके, रिसेप्टर प्रोटीन्स। ओके, ये सिग्नल ट्रांसडक्शन या रिसेप्टर प्रोटीन बेसिकली डिफरेंट टाइप्स के रिसेप्टर्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये सेल मेम्ब्रेन है और यहाँ पे मैं एक रिसेप्टर बना रहा हूँ, तो ये इंट्रासेलुलर सिग्नल्स और इंट्रासेलुलर जो डिफरेंट किस्म के पाथवेज हैं उनमें ये रोल प्ले करती हैं। जैसे कि हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से डिफरेंट हार्मोन्स दैट रिलीज फ्रॉम द पिट्यूटरी। ओके, उनमें कोई भी एग्जांपल जैसे थायरॉक्सिन है, एंटीडायूरेटिक हार्मोन, या थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ऑक्सीटोसिन, ये वो हार्मोन्स हैं जो कि आमतौर पे प्रोटीन बेस्ड हार्मोन है। तो ये हार्मोन्स सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल के अंदर नहीं जा सकते, तो लिहाजा ये ब्लड के जरिए पहले टारगेट टिश्यू तक पहुंचते हैं, टारगेट टिश्यू में टारगेट सेल्स तक पहुंचते हैं, और टारगेट सेल्स जो हैं उनके ऊपर खास किस्म के इनके रिसेप्टर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एडीएच एंटीडायूरेटिक हार्मोन की बात करें या ऑक्सीटोसिन की बात करें, तो ये अपने टारगेटेड सेल्स पे आकर इन रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करता है, और जब ये रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है तो देन ये चेंज कर देता है फिजियोलॉजी को उस सेल की, यानी ये अल्टर द फिजियोलॉजी ऑफ द सेल। फॉर एग्जांपल
ये कैसे काम करता है ये भी मैं बताता चलूँ, इसको हम डिटेल से भी देखेंगे किसी वीडियो लेक्चर में। ये जो रिसेप्टर्स होते हैं इन्हें जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक प्रोटीन होती है, उसके आमतौर पर 3 पार्ट्स हैं, और इस प्रोटीन को या रेड कलर में मैं यहाँ पे ड्रा किए से कहते हैं जी प्रोटीन, जी प्रोटीन। और इस तरह के जो रिसेप्टर्स हैं उन्हें जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर कहते हैं। जी प्रोटीन को सेकेंडरी मैसेंजर भी कहते हैं। ओके, सेकेंडरी मैसेंजर का मतलब ये है कि डिफरेंट टाइप्स के जो प्रोटीन हार्मोन्स हैं, चूंकि वो सेल के अंदर नहीं आ सकते, लिहाजा सेल मेम्ब्रेन के बाहर ही अब वो रिसेप्टर पे बाइंड हो जाते हैं, जी प्रोटीन एक्टिव होती है और आगे उनका मैसेज जी प्रोटीन लेके जाती है। ओके, इसलिए इन्हें सेकेंडरी मैसेंजर भी कहते हैं। हाउएवर इस तरह के जो रिसेप्टर प्रोटीन्स हैं उन्हें आप रिसेप्टर प्रोटीन भी कह सकते हैं या उन्हें सिग्नल ट्रांसडक्शन प्रोटीन्स कहते हैं। ओके, एक और टाइप की प्रोटीन जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हो सकती है वो कौन सी है, वो है अटैचमेंट प्रोटीन या एडजॉइनिंग प्रोटीन भी कह सकते हो। कि ये वो प्रोटीन्स हैं जो डिफरेंट सेल्स को, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल एक टिश्यू है तो वहां पे बहुत सारे सेल्स होते हैं एक टिश्यू के अंदर, और वो जो सारे सेल्स हैं क्या वो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं या नहीं। बेशक वो एक दूसरे के साथ ना सिर्फ कनेक्टेड हैं बल्कि वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट भी करते हैं। तो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ द जंक्शन बिटवीन दी सेल्स, जिनकी वजह से वो आपस में जुड़े होते हैं। फॉर एग्जांपल गैप जंक्शन है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द टाइट जंक्शन। फॉर एग्जांपल ब्लड ब्रेन बैरियर के बारे में आपने सुना है, तो बेसिकली वो टाइट जंक्शन की वजह से। इस तरह टेस्टिस जो हैं उनके अंदर जो सेल्स पाए जाते हैं वो दूसरी बॉडी से टाइट जंक्शन की वजह से अलग होते हैं। तो देयर आर गैप जंक्शंस एंड द टाइट जंक्शन। तो जो सेल्स को सेल्स के साथ जोड़ने के लिए वो जो प्रोटीन होती हैं उन्हें हम अटैचमेंट प्रोटीन्स कहते हैं। और खास तौर पे जो अटैचमेंट प्रोटीन्स हैं वो कौन सी हैं, वो कई किस्म की हो सकती है। मैं सिर्फ एक प्रोटीन यहाँ पे लिख देता हूँ एग्जांपल के तौर पे, कैडरीन एन। अब कैडरीन एन वो प्रोटीन है जिसका नाम आप बहुत ज्यादा सुनते हैं। ओके, कैडरीन एन प्रोटीन। इसके अलावा भी और भी प्रोटीन्स हैं जो कि टाइट जंक्शन और इस तरह के दूसरे जंक्शन डेवलप करती हैं सेल टू सेल। ओके, यानी दो सेल्स को आपस में या दो एडजेसेंट सेल्स को आपस में जोड़ने के लिए। ओके, लास्ट बट नॉट लीस्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटीन जिसकी हम आज बात करने वाले थे वो है ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स। ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स। फंडामेंटली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स एज वी डिस्कस्ड अर्लियर। यहाँ पे हमने बोला कि ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स है क्या, ये स्पेसिफिक टाइप ऑफ द प्रोटीन्स हैं जो कि कहाँ होती हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होती हैं, एंड दे ट्रांसपोर्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सब्सटेंसेस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। तो देयर आर 2 मेजर टाइप्स ऑफ द ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स। नंबर 1, channel proteins, and number 2, carrier proteins. What is the difference between the channel proteins and the carrier proteins? Okay, मैं यहाँ पे छोटा सा बना लेता हूँ एक स्क्वायर बॉक्स। और यहां पे मैं लिख रहा हूं चैनल प्रोटीन एंड कैरियर प्रोटीन। चैनल प्रोटीन और कैरियर प्रोटीन बेसिकली कई टाइप्स की हो सकती हैं और इनमें कई किस्म के फर्क हैं, लेकिन जो खास फर्क हैं उनकी बात करते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि चैनल प्रोटीन्स क्या हैं और कैरियर प्रोटीन्स क्या हैं। अब जो चैनल प्रोटीन्स हैं, नंबर 1, ये जो चैनल प्रोटीन्स हैं दे आर इंडिपेंडेंट टू एटीपी। ओके, दे आर इंडिपेंडेंट टू एटीपी, यानी ये चैनल प्रोटीन्स एटीपी पे डिपेंड नहीं करती, जबकि जो कैरियर प्रोटीन्स हैं दे डिपेंड्स। तो ये एक मेजर फर्क है, दे डिपेंड्स ऑन एटीपी फॉर देयर नॉर्मल फंक्शन। अब चैनल प्रोटीन्स जो हैं, ज्यादातर जो चैनल प्रोटीन्स हैं
बेसिकली ये दोनों ही ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, यानी अगर फॉर एग्जांपल ये सेल मेम्ब्रेन है तो यहाँ पर ये प्रोटीन आउटसाइड टू इनसाइड द सेल ये प्रोटीन मौजूद होती है। इसी तरह यहाँ पे जो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर ड्रा किया हुआ आपको जो रेड कलर की प्रोटीन नजर आ रही है और इधर ब्लू कलर में, तो फॉर एग्जांपल ये एक चैनल प्रोटीन है और एक कैरियर प्रोटीन है, यानी आउटसाइड टू इनसाइड। टेक्निकली ये इस तरह होती नहीं है, ये आमतौर पर ये स्पैन आप पढ़ते हैं लफ्ज स्पैन, ओके, दे स्पैन द सेल मेम्ब्रेन। स्पैन का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल जो एक ग्लट ट्रांसपोर्ट है, जैसे हम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर प्रोटीन कहते हैं, और वो 12 टाइम स्पैन करता है क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। तो अगर मैं 12 टाइम उन्हें करूं स्पैन, और फॉर एग्जांपल ये एक प्रोटीन है, तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। अब ये जो प्रोटीन देखे, प्रोटीन बाहर है और फिर अंदर है, फिर इस तरह बाहर है अंदर है, बाहर है अंदर है, तो ये इस टाइप की जो ये मेम्ब्रेन के ऊपर जो इन्होंने अपने आप को लपेटा हुआ है, वाइंड किया हुआ है, इसको हम स्पैन कहते हैं। इसी तरह सोडियम पोटासियम ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स, जिसकी मैं यहाँ बात भी की थी, सोडियम पोटासियम एटीपेस, ये बेसिकली एक खास किस्म की प्रोटीन है और ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर चैनल प्रोटीन है, ये जो मैंने अभी एग्जांपल दी, इसे गलट कहते हैं, ओके, ग्लूट भी गलट जिस तरह मर्जी आप प्रोनाउंसिएट करें, गलट या ग्लूट, ये बेसिकली ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है। जो कौन सी प्रोटीन है, ये चैनल प्रोटीन है। हमें कैसे पता चला ये चैनल प्रोटीन है? दे आर इंडिपेंडेंट टू एटीपी, और इसके 12 स्पैन होते हैं, जबकि जो सोडियम पोटासियम पंप है इसके 10 स्पैन में होते हैं, और हम इनको अलग से इंडिविजुअल वीडियोस में भी देखेंगे। अलबत्ता आपको पता होना चाहिए इसके 10 स्पैन होते हैं, लेकिन ये एटीपी पे डिपेंड करते हैं, लिहाजा इस तरह के ट्रांसपोर्टर जो है उन्हें हम क्या कहते हैं, कैरियर प्रोटीन। लिहाजा हम इसमें एग्जांपल खोल सकते हैं। चैनल प्रोटीन्स की एग्जांपल क्या है? ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर या गलट, और इधर हम कहेंगे सोडियम पोटासियम पंप, ओके। इसके अलावा ज्यादातर चैनल प्रोटीन्स जो हैं वो ऑलवेज दे आर ओपन, ओके, फ्रॉम द आउटसाइड टू द इनसाइड, यानी कोई सब्सटेंस अंदर से बाहर या बाहर से अंदर आना चाहिए तो अपने खास किस्म के कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की बिना पर वो मूव कर सकते हैं। लेकिन जो कैरियर प्रोटीन्स हैं ये आमतौर पर ओपन नहीं होती जब तक एटीपी जो है मौजूद नहीं होगी। बेसिकली इन प्रोटीन्स के खास तौर पर रिसेप्टर मौजूद होते हैं, उन रिसेप्टर्स के ऊपर जब तक उनका सबस्ट्रेट जिसको उन्होंने ट्रांसपोर्ट करना है वो अटैच नहीं हो जाता और एटीपी हाइड्रोलाइज नहीं हो जाती, तब तक ये गेट्स इसके कैरियर प्रोटीन के बंद रहते हैं। एक और खास बात ये है चैनल प्रोटीन्स और कैरियर प्रोटीन्स की में, चलिए उसको मैं देखता हूं कि ये जो चैनल प्रोटीन्स हैं इनकी ट्रांसपोर्ट एबिलिटी ज्यादा है, ओके, दे हैव मोर ट्रांसपोर्ट कैपेसिटी, जबकि जो कैरियर प्रोटीन्स होती हैं ये लिमिटेड ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करती हैं, ओके, लिमिटेडली ये कुछ सब्सटेंसेस को क्रॉस द मेम्ब्रेन भेजती हैं। इस तरह और भी बहुत सारे फर्क हैं, आप इनको मजीद जो है इस टॉपिक को गूगल कीजिए या मेडिकल फिजियोलॉजी के वो चैप्टर नंबर 4 में इनके बारे में पढ़िएगा। और चैनल प्रोटीन के बारे में यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि जो चैनल प्रोटीन्स हैं यहाँ मैं मेंशन कर रहा हूँ चैनल प्रोटीन, चैनल की फर्दर 2 टाइप्स हैं, ओके। एक तो सिंपली स्टीरियो स्पेसिफिक प्रोटीन है, जो ये यानी वो चैनल्स हैं जो कि हमेशा खुले रहते हैं, ठीक है, स्टीरियो स्पेसिफिक चैनल प्रोटीन्स। स्टीरियो स्पेसिफिक का मतलब है कि इनके जो सब्सटेंसेस हैं जिनको ये ट्रांसपोर्ट करते हैं उनके खास किस्म की जियोमेट्री पे ये स्पेसिफाइड हैं कि सिर्फ उन्हीं को ट्रांसपोर्ट करेंगे, किसी और को ये ट्रांसपोर्ट नहीं करेंगे। हाउएवर ये जो चैनल्स होते हैं ये हमेशा खुले रहते हैं। जबकि सेकंड टाइप जो है वो है गेटेड चैनल, गेटेड चैनल्स। अब जो गेटेड चैनल प्रोटीन है ये जिस तरह हमने अभी बात की कि जो कैरियर प्रोटीन की तरह ये इनके गेट्स जो हैं ये क्लोज रहते हैं और जब किसी सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करना होता है सिर्फ
तब भी खुलते हैं। और इन गेट्स को खोलने के लिए देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ द स्टिमुलस। फॉर एग्जांपल यहाँ पे गेटेड प्रोटीन की फर्दर जो टाइप्स हैं वो कौन सी हैं? वोल्टेज गेटेड, चैनल प्रोटीन, ओके, और सेकंड है केमिकल गेटेड चैनल प्रोटीन्स। अब वोल्टेज गेटेड चैनल प्रोटीन का मतलब है ये खास किस्म का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है इन चैनल्स को ओपन करता है और फिर जो है ये ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल होती है। और खास तौर पे इसकी एग्जांपल अगर आप देखना चाहें वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स और वोल्टेज गेटेड पोटासियम चैनल्स की एग्जांपल दी जा सकती है। जबकि जो दूसरा है केमिकल गेटेड चैनल्स प्रोटीन, केमिकल गेटेड चैनल प्रोटीन भी उसी तरह काम करती है, लेकिन इसमें सिर्फ फर्क ये है कि वहां स्टिमुलस जो है वो डिफरेंट टाइप का इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होता है, लेकिन केमिकल गेटेड प्रोटीन्स को ओपन करने के लिए डिफरेंट टाइप के केमिकल्स होते हैं, जस्ट लाइक दी न्यूरोट्रांसमीटर्स। जैसे फॉर एग्जांपल एसिटाइलकोलिन है, सेरोटोनिन है। तो ये खास किस्म के न्यूरोट्रांसमीटर जब रिलीज होते हैं और नेक्स्ट न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के साथ जाके अपने रिसेप्टर पे ये केमिकल्स बाइंड करते हैं, तो उस न्यूरॉन के मेम्ब्रेन पे जितने भी केमिकल गेटेड चैनल्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। उम्मीद है आपने काफी कुछ इससे अंडरस्टैंड किया होगा। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। फीडबैक देने के लिए आप कमेंट सेक्शन में जरूर आइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और